हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा 4। चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर 4 जो है वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बारे में देखते हैं चैप्टर 4 में क्या क्या चीज जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे ही ये बुक जो है कंप्लीट होगी, इसमें पूरे 9 चैप्टर हैं, वैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट होते ही मैं इसके 6 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, जो एग्जाम्स में आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, और साथ के साथ 1 नंबर वाले भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगी। जैसे ही हमारी बुक कंप्लीट होगी, सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी मैं आपको वो करवा दूंगी और तब हम अपनी सेकंड बुक पे आएंगे। ठीक है, फिर हम उसे अच्छे से कवर करेंगे। पहले हम अपनी इस वाली बुक को, फर्स्ट बुक को जो अच्छे से कवर करेंगे, पूरा करेंगे सिलेबस, साथ के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कवर करेंगे, तब हम अपनी सेकंड बुक पे आएंगे। तो चलिए पहले ये चैप्टर 4 में देखते हैं क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है वो ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है, इस चीज के बारे में लिखा हो। तो देखिए, जिसकी स्थापना थी ना भाई, वो अगस्त 1942 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, 1 नंबर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1942 में हुई थी। और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगस्त 1942 में। आगे देखिए, विदेश नीति का अर्थ, मतलब कि विदेश नीति का अर्थ क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, किसी देश का अपने देशों अर्थात विभिन्न देशों से किस प्रकार के संबंध रखने, मतलब कि किसी देश का या तो अपने देश से या फिर विभिन्न, मतलब कि अलग देशों से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, मतलब कि किस प्रकार का रिलेशन है, जो रिश्ता है वो किस प्रकार का रखना है। एक तो अपने देश से या फिर अलग, मतलब कि विभिन्न, मतलब कि अलग देशों से किस प्रकार का रिलेशन, संबंध जो है वो रखना है। ठीक है, यह सभी विदेश नीति के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है, बहुत इजी है, मुश्किल भी नहीं है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह उठाओगे ना तो उसमें बहुत थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा आपको। मैंने बहुत कोशिश किया है इजी लैंग्वेज में लिखने की, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। 1946 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। कब से लेके कब तक भाई? डेट है जो ये याद रखनी है, 1946 से लेके 1964 तक। जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री तो रहे थे और ये साथ में विदेश मंत्री भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है। देखिए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 उद्देश्य क्या थे? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैंने पूछा हुआ है हमसे भाई ये बात कि जो नेहरू जी की विदेश नीति है ना, उसके 3 उद्देश्य थे, वो क्या थे? तो हमें बताना है। तो देखते हैं क्या थे। जो सबसे पहला हो जाएगा वो ये है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संपूर्णता को बचाए रखना। कि हमारा जब देश आजाद हुआ था, उसमें बहुत कठिन जो है संघर्ष किया था। ठीक है, उससे प्राप्त प्रभुता को बचाए रखना। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि बहुत कठिन संघर्ष के बाद प्रभुता है, संप्रभुता है, उसको बचाए रखना। सेकंड पॉइंट हो जाएगा क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना। अभी कोई भी, किसी भी देश का नेता, मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, वो यही चाहेगा कि हमारे इसमें क्षेत्र में जो है वो अखंडता है वो अच्छे से बनी रहे, कोई भी कुछ चीज गलत ना हो, कुछ भी खंड ना हो, मतलब कि कुछ गलत ना हो। हर एक नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है वो यही चाहेगा, तो इनका भी यही था। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ठीक है,
तीसरा है आर्थिक विकास करना, मतलब कि जो ये क्षेत्र है इसका आर्थिक विकास हो अच्छे से, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये है। तो हमने ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए हैं। तो आगे देखिए, और नेहरू जी इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर पाना चाहते थे। जो हमने ऊपर ये 3 पॉइंट पढ़े हैं ना, नेहरू जी इन तीनों उद्देश्यों को, जो एक गुट निरपेक्षता है ना, इसको अपनाना चाहते थे, ये तीनों उद्देश्य जो है इनको। आगे देखिए, उस समय कुछ लोग या फिर कुछ समूह, ग्रुप मतलब कि या तो कुछ लोग या फिर समूह, समूह का मतलब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। उस समय कुछ लोग या फिर कुछ ग्रुप ऐसे थे जो ये कहते थे कि भारत को अमेरिका से नजदीकी बनानी चाहिए। मतलब कि उस समय के जो कुछ ग्रुप, समूह कह लो तुम, या फिर ग्रुप कुछ भी है, वो लोग जो है वो ऐसा मानते थे, ऐसा कहते थे कि हमारे भारत देश को अमेरिका से नजदीकी बना लेनी चाहिए, मतलब कि उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो ये हम जो है भारत देश, उसका सोवियत संघ से पहले से ही अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि सोवियत संघ भारत के बहुत नजदीक था और जिससे उनकी दोस्ती थी। ये ना, ये हमारे जब हम अपनी सेकंड बुक शुरू करेंगे ना, उसमें सबसे पहला ही चैप्टर हो जाएगा शीत युद्ध का दौर। तो उसमें ये सब चीज अच्छे से क्लियर होगी, अमेरिका के बारे में भी, भारत के बारे में भी, और सोवियत संघ के बारे में कि किसका दोस्त था किसका नहीं था, ये सब चीज उसमें अच्छे से क्लियर होगी। सेकंड बुक में है ये फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, तो उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल आप इस चैप्टर में इतना ही देखिए। हम सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में शीत युद्ध का दौर उसमें करेंगे ये बहुत अच्छे से। आगे देखिए, तो कुछ लोगों ने, कुछ समूह ने ऐसा कहा, और जो वो कुछ लोग थे ना, वो कौन थे? फर्स्ट हो जाएंगे एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, एक तो इन्होंने ऐसा कहा, और दूसरा है कि जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, एक इसने ऐसा बोला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण किया। मतलब कि 1956 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने ये स्वेज नहर है, इसके मामले में मिस्र पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने इस चीज का, हमारे भारत ने इस चीज का क्या है? विरोध किया। आगे देखिए, सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया। सेकंड हो जाएगा कि जो सोवियत संघ है ना, उसने क्या किया? हंगरी पर जो है वो आक्रमण किया, तो इससे इससे भारत ने इसका विरोध नहीं किया। आगे देखिए, पाकिस्तान ने नाटो संगठन में शामिल होना स्वीकार किया। मतलब कि जो पाकिस्तान है ना, उसने ये नाटो, ये भी जब हम अपनी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे शीत युद्ध का दौर, तो उसमें इस नाटो के बारे में भी अच्छे से डिटेल में, उसी चैप्टर में यही सब चीजें होंगी नाटो के बारे में, तो हम वहां पे पढ़ेंगे ये सब चीज, नाटो क्या होता है, ये जो भी है। आप बस इतना देखिए कि पाकिस्तान ने नाटो संगठन में शामिल होना स्वीकार किया, मतलब कि उन्होंने हाँ कर ली नाटो संगठन में शामिल होने के लिए। आगे देखिए, अमेरिका भारत से इसलिए नाराज था क्योंकि भारत की नजदीकियत सोवियत संघ से थी। देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि जो हमारा भारत है उसकी दोस्ती ऑलरेडी सोवियत संघ से थी, और इस चीज से लेके जो अमेरिका हमारे से, मतलब कि हमारे भारत से जो है नाराज था, क्योंकि हमारी दोस्ती पहले से ही सोवियत संघ से थी और अमेरिका इस बात से नाराज था, ठीक है। आगे देखिए, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अफ्रो एशिया एकता। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये अफ्रो एशिया एकता जो है ये चीज क्या है, ठीक है। देखिए, अफ्रो का मतलब है अफ्रीका महाद्वीप, और एशियाई का मतलब है एशियाई महाद्वीप। तो देखिए, हम पढ़ते हैं।
नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बढ़ाया। नेहरू जी ने क्या किया कि एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ क्या है, संपर्क जो है वो बढ़ाया नेहरू जी ने। आगे देखें, मार्च 1947 में ही एशिया संबंध सम्मेलन का जो है वो आयोजन हुआ था। डेट याद रखिए कब, कि मार्च 1947 में। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किया। ये इंडोनेशिया जो ये एक देश है इसके लिए, ठीक है, देखिए भारत ने, ये एक इंडोनेशिया है, देश है ये, इसकी आजादी के लिए प्रयास किया था। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया था। देखिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया था भारत ने, ठीक है, 1949 में। जो भी मैं ये आपको बोल रही हूँ, करवा रही हूँ, इसे साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने औपनिवेशीकरण का विरोध किया और अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। देखिए यहाँ पे ये ना पौनिवेशीकरण हो रखा है, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे औपनिवेशीकरण आएगा। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। भारत ने क्या किया भाई, जो दक्षिण अफ्रीका में जो ये जारी रंग भेद है ना, इसका भी विरोध किया था। आगे देखिए, इंडोनेशिया का एक शहर का नाम है बांडुंग। ठीक है, इंडोनेशिया का एक शहर है, ठीक है, और शहर का नाम क्या है, बांडुंग। ठीक है, तो बांडुंग में अफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ 1955 में। इतना आपको समझ में आया कि ये इंडोनेशिया एक देश है और इसमें एक शहर है बांडुंग। ठीक है, तो इसमें जो ये अफ्रो एशिया सम्मेलन है ना, ये कब हुआ था, 1955 में हुआ था। आगे देखिए, इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव डली थी। मतलब कि जो ये सम्मेलन हुआ था ना, इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव जो है वो रखी गई थी। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था पहला सम्मेलन 1961 में। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, चीन के साथ भारत के संबंध, जो ये चीन है उसके साथ भारत के जो संबंध हैं वो कैसे थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1949 में चीन क्रांति हुई। कब हुई थी, 1949 में भाई चीन क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बाद भारत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी। आगे देखिए, पटेल जी को आशंका थी, मतलब कि पटेल जी को शक था। पहले हम पूरी लाइन पढ़ते फिर समझाऊंगी मैं आपको। देखिए, पटेल जी को आशंका थी कि चीन आने वाले वर्षों में भारत पर आक्रमण कर सकता है। मतलब कि जो ये हमारे पटेल जी है ना, इनको आशंका मतलब कि शक था कि जो चीन है ये आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तो इस चीज को लेकर पटेल जी ने नेहरू जी को आगाह करने की कोशिश की। मतलब कि पटेल जी ने इस चीज को लेकर नेहरू जी को आगाह करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी। नेहरू जी ने क्या किया भाई, उनकी बात नहीं मानी। नेहरू जी कुछ और सोचते थे चीन के बारे में और पटेल जी कुछ और सोचते थे। मतलब कि नेहरू जी सोचते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चीन ऐसे कैसे भारत पे आक्रमण कर सकता है। तो यही बात है कि जो नेहरू जी है उनकी सोच कुछ और थी चीन को लेके, और पटेल जी की सोच जो है वो कुछ और थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ भी, चीन ने क्या किया भाई, इस पे भारत पे आक्रमण कर दिया। ऐसा हुआ भी। देखिए, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप सुन तो रहे हैं ना मुझे। आप अगर अपनी कॉपी में लिखे तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुने ध्यान से
और साथ के साथ लिखे भी उसे कॉपी में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे तो मैंने पूरा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन चीन ने आक्रमण किया भी। ठीक है, और इस चीज से नेहरू जी को फिर ये लगा कि हाँ भाई, जो पटेल जी कह रहे थे वो तो सही सही कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। ठीक है, तो आगे देखिए, से मैंने आई एम लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्या है ये। पंचशील समझौता, मतलब कि 5 बातों का समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता। अब जो 5 बातों का समझौता होना है, ये किसके बीच होना है? एक तो भारत और चीन, इसके बीच ये समझौता होना है। तो देखिए, भारत, जो उस समय पर जो भारत के नेता थे वो कौन थे? नेहरू जी। और चीन के कौन थे? चाओ एन लाई। कौन थे? चाओ एन लाई। ठीक है, और ये सम्मेलन हुआ था, इसकी डेट लिखी हुई है मैंने, 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था इसकी डेट है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको ये करवा रही हूँ, जो भी चीज मैंने रेड पेन से लिखी हुई ना, मतलब कि ये समझ लेना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, इस सम्मेलन में क्या था भाई, ये देखेंगे हम। मतलब कि किन बातों को लेकर हुआ था, कि क्या क्या चीज होनी चाहिए इस सम्मेलन में। एक तो शांति होनी चाहिए। ठीक है, इस बात के वो था। दूसरी जो है वो दोस्ताना संबंध वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, क्या? एक तो शांति बनाए रखना। ठीक है, और दूसरा दोस्ताना संबंध बनाए रखना। आगे देखिए, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। देखिए, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करना, एक ये भी लाइन है कि एक दूसरे के अंदरूनी मतलब कि पर्सनल मैटर में, मामले में अंदरूनी ये दखल अंदाजी जो है नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना किसी के पर्सनल मामले में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा यहीं पे खत्म होता है 4th चैप्टर का। सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगी 4th चैप्टर का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अच्छी कैसी लगी है, और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अदरवाइज अच्छे से समझ में नहीं आया, कुछ भी कहीं पे भी डाउट है आपको, तो वो भी बताइएगा, जिससे मैं वापस से और ज्यादा मेहनत करूँ, कोशिश करूँ और आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँ। ठीक है, तो 4th चैप्टर का पार्ट 1 है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है।